नमस्कार, मैं हूं पूनम चंद्रा मनु और आप देख रहे हैं बियॉन्ड हेडलाइंस विमर्श। तथ्य, तर्क, समाधान। आज मुझे आपसे एक ऐसे विषय पर बात करनी है जिससे केवल एक कानून या राजनीतिक विवाद के रूप में देखना शायद पर्याप्त नहीं होगा। विषय है एफसीआरए बिल और भारत में आने वाला विदेशी धन। हाल ही में सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे जी ने एक न्यूज चैनल को दिए अपने इंटरव्यू में इस पूरे मुद्दे पर कई महत्वपूर्ण बातें रखी। उन्होंने केवल यह सवाल नहीं उठाया कि एफसीआरए में क्या बदला जा रहा है, बल्कि उससे बड़ा सवाल उठाया, विदेश से आने वाला पैसा आखिर भारत में कहाँ जा रहा है, किस उद्देश्य से आ रहा है और उसका अंतिम उपयोग क्या है। और यही से यह विषय केवल कानून का विषय नहीं रह जाता, यह विषय बन जाता है भारत की संप्रभुता का, भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था का और भारत के भीतर बनने वाले नैरेटिव्स का। पहला सवाल, विदेशी पैसा आखिर इतना महत्वपूर्ण क्यों है? हम सभी जानते हैं कि लोकतंत्र में विरोध का अधिकार है। किसी नीति का विरोध करना गलत नहीं है, सरकार से सवाल करना गलत नहीं है, आंदोलन करना भी बिल्कुल गलत नहीं है, यह एक लोकतांत्रिक अधिकार है। लेकिन सवाल यह है, अगर किसी आंदोलन, अभियान, संस्था या नैरेटिव के पीछे विदेशी धन है, तो क्या नागरिकों को यह जानने का अधिकार नहीं होना चाहिए कि पैसा कहाँ से आया और कहाँ खर्च हुआ? यही एक बिंदु है जिसे हरीश साल्वे जी ने अपने इंटरव्यू में रेखांकित किया। उनके अनुसार एफसीआरए का मूल प्रश्न किसी धर्म विशेष के खिलाफ होना नहीं है। मूल प्रश्न है विदेशी धन भारत में किस उद्देश्य से आ रहा है और इसका इस्तेमाल किस काम में हो रहा है। इंटरव्यू में उन्होंने यह तर्क भी दिया कि दुनिया के अधिकांश देशों में विदेशी धन के प्रवाह पर किसी न किसी प्रकार का नियमन होता है और धन के उद्देश्य तथा उसके उपयोग की जानकारी महत्वपूर्ण होती है। तो फिर भारत में इस पारदर्शिता को लेकर इतनी बेचैनी क्यों? दूसरा सवाल, क्या विदेशी धन नैरेटिव को प्रभावित कर सकता है? आज की दुनिया में शक्ति केवल हथियारों से नहीं आती, शक्ति आती है डेटा से, पैसे से, मीडिया से, सोशल मीडिया से और नैरेटिव से। आज एक नैरेटिव कुछ ही घंटों में करोड़ों लोगों तक पहुंच सकता है और यही बात हरीश साल्वे जी ने इंटरव्यू में कही। उन्होंने डिजिटल युग में नैरेटिव बिल्डिंग को लोकतंत्र की एक कमजोरी के रूप में देखने की बात की और सवाल उठाया कि बड़े नैरेटिव्स बनाने के लिए धन कहाँ से आता है। अब यहाँ हमें एक बहुत सावधानी से ये समझना होगा कि हर विदेशी फंडिंग गलत नहीं है, हर एनजीओ गलत नहीं है, हर आंदोलन भी गलत नहीं है और सरकार की हर कार्यवाही भी अपने आप सही नहीं मान ली जानी चाहिए। लेकिन क्या विदेशी धन के स्रोत और उसके अंतिम उपयोग की पारदर्शिता नहीं होनी चाहिए? मेरा मानना है बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि पारदर्शिता किसी ईमानदार संस्था की दुश्मन नहीं होती, बल्कि पारदर्शिता उसकी विश्वसनीयता को बढ़ाती है। तीसरा सवाल, एफसीआरए धर्म के खिलाफ है या विदेशी धन के गलत इस्तेमाल के खिलाफ? इस विषय पर सबसे अधिक भ्रम शायद यदि यहीं पैदा होता है, किसी भी कानून को केवल इस आधार पर देखना कि यह किस धर्म के खिलाफ है शायद पूरी तस्वीर नहीं दिखाता। हरीश साल्वे जी ने इंटरव्यू में इसी नैरेटिव पर सवाल उठाते हुए कहा कि एफसीआरए को केवल एंटी मुस्लिम, एंटी क्रिश्चियन या किसी अन्य धार्मिक पहचान के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। उनके अनुसार इसका मूल उद्देश्य भारत में आने वाले विदेशी धन को रेगुलेट करना है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि धार्मिक गतिविधियों के हर रूप पर रोक की बात नहीं है। उनके द्वारा दिए गए उदाहरण के अनुसार धार्मिक संस्था विदेशी धन का उपयोग धार्मिक गतिविधियों जैसे किसी धार्मिक भवन के निर्माण या धार्मिक अध्ययन के संरक्षण के लिए कर सकती है। विवाद का केंद्र कुछ विशेष गतिविधियों और उनके वित्त पोषण की पारदर्शिता है। इसलिए बहस को भावनात्मक बनाने के बजाय हमें कानून की वास्तविक धाराओं और उनके प्रभाव को समझना चाहिए। लेकिन असली प्रश्न इससे भी बड़ा है,
क्या भारत के तेजी से बदलते हुए इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक लैंडस्केप में विदेशी फंडिंग केवल चैरिटेबल एक्टिविटी तक सीमित रह सकती है? भारत आज एक बड़ी अर्थव्यवस्था है। डिजिटल इंडिया एक वास्तविक शक्ति बन चुका है। भारतीय कंपनियां ग्लोबल मार्केट्स में जा रही हैं। भारत टेक्नोलॉजी, डिफेंस, स्पेस और एआई जैसे क्षेत्रों में तेजी से आगे बढ़ रहा है। और जब कोई देश तेजी से आगे बढ़ता है तो उसके आसपास केवल मित्र ही नहीं होते, उसके स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटिटर्स भी होते हैं। इसलिए यह पूछना स्वाभाविक है, क्या कोई विदेशी संस्था भारत में केवल समाज सेवा के लिए पैसा लगा रही है, या कभी कभी इसके पीछे कोई लार्ज स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है? यहाँ हमें आरोप नहीं लगाना है, लेकिन सवाल पूछने से भी नहीं डरना चाहिए। उनका ब्रॉडर आर्गुमेंट यह था कि यदि विदेशी धन बिना पर्याप्त ट्रांसपेरेंसी के भारत में आता है तो वह केवल चैरिटी का विषय नहीं रह जाता, वह इन्फ्लुएंस का माध्यम भी बन सकता है। और इन्फ्लुएंस धीरे धीरे पॉलिसी को प्रभावित कर सकता है, पब्लिक ओपिनियन को प्रभावित कर सकता है, नैरेटिव को प्रभावित कर सकता है और अंततः लोकतांत्रिक निर्णय प्रक्रिया को भी प्रभावित कर सकता है। यही वह बिंदु है जिस पर हमें गंभीरता से विचार करना चाहिए। लेकिन क्या इसका मतलब हर विरोध विदेशी साजिश है? नहीं। लोकतंत्र में सरकार की आलोचना आवश्यक है। सरकार की नीतियों का पर सवाल उठाना नागरिक अधिकार है। मीडिया का सवाल पूछना लोकतंत्र की ताकत है। सिविल सोसाइटी की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। लेकिन विदेशी धन से संचालित इन्फ्लुएंस और स्वाभाविक नागरिक असहमति में अंतर करना भी उतना ही आवश्यक है। इंटरव्यू में एक बहुत महत्वपूर्ण विचार सामने आया, ट्रांसपेरेंसी। यदि किसी संस्था को विदेशी धन मिल रहा है तो सवाल सरल होने चाहिए। पैसा कहाँ से आया, किस उद्देश्य से आया, कितना आया, कहाँ खर्च हुआ, किस गतिविधि पर खर्च हुआ और उसका अंतिम लाभार्थी कौन था? हरीश साल्वे जी ने इसी संदर्भ में अकाउंट्स और रिटर्न्स और ट्रांसपेरेंसी पर जोर दिया और कहा कि यदि पैसा किसी सामाजिक कार्य के लिए आया है तो उसके उपयोग का हिसाब सामने होना चाहिए। अब सोचिए, अगर सब कुछ सही है, अगर पैसा सही स्रोत से आया है, अगर उसका उपयोग भी सही काम में हुआ है, तो ट्रांसपेरेंसी से डरने की जरूरत क्या है? भारत को एक ऐसा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क चाहिए जो ईमानदार एनजीओज को परेशान न करे, वास्तविक चैरिटेबल वर्क को बाधित न करे, धार्मिक या सामाजिक संस्थाओं के लेजिमेट कार्यों को अनावश्यक रूप से न रोके, लेकिन विदेशी धन के माध्यम से भारत की लोकतांत्रिक और सामाजिक व्यवस्था को प्रभावित करने की किसी भी कोशिश को रोक सके। यह संतुलन आसान नहीं है, लेकिन लोकतंत्र में यही सबसे बड़ी परीक्षा है। मेरे विचार में भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी लोकतांत्रिक चेतना है। हम बहस करते हैं, हम असहमत होते हैं, हम सरकार से सवाल पूछते हैं, हम अदालतों का दरवाजा खटखटाते हैं, हम चुनाव में सरकार बदल सकते हैं, लेकिन इस पूरी व्यवस्था को एक चीज़ की आवश्यकता है, विश्वास। और वह विश्वास ट्रांसपेरेंसी से आता है। तो क्या बाहरी ताकतें भारत को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहती? यह एक गंभीर प्रश्न है, लेकिन इसे तथ्य की तरह घोषित करने के बजाय हमें स्ट्रेटेजिक क्वेश्चन की तरह देखना चाहिए, क्योंकि इतिहास में बड़ी शक्तियां हमेशा दूसरे देशों में अपने इंटरेस्ट देखती रही हैं। जहां आर्थिक हित होते हैं वहां इन्फ्लुएंस होता है, जहां जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट होते हैं वहां नैरेटिव्स होते हैं, और जहां नैरेटिव्स होते हैं वहां फंडिंग भी एक फैक्टर बन सकती है। इसलिए भारत को केवल यह सुनिश्चित करना है कि भारत में आने वाला पैसा भारत के कानून के अनुसार आए, भारत के नियमों के अनुसार खर्च हो और भारत के नागरिकों से कुछ छिपाया ना जाए। अब सवाल हमसे भी है, हम नागरिक क्या चाहते हैं? क्या हम केवल अपने अधिकारों की बात करेंगे, या यह भी पूछेंगे हमारे लोकतंत्र को प्रभावित करने का वाला पैसा कहाँ से आ रहा है? क्या हम केवल नैरेटिव सुनेंगे या उसके पीछे के फैक्ट्स भी खोजेंगे? क्या हम सोशल मीडिया पर वायरल बात को सच मान लेंगे या पूछेंगे इस दावे के पीछे एविडेंस क्या है? यही तो शिक्षा है, यही नागरिक चेतना है और यही लोकतांत्रिक जिम्मेदारी है। मेरा सवाल है, भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है और जब कोई देश आगे बढ़ता है तो उसकी सीमाओं की रक्षा जितनी जरूरी होती है उतनी ही जरूरी होती है उसकी सूचना व्यवस्था की रक्षा
उसकी लोकतांत्रिक संस्थाओं की रक्षा और उसकी नीति निर्माण प्रक्रिया की पारदर्शिता। विदेशी धन आए लेकिन पारदर्शिता के साथ, सामाजिक कार्य हो लेकिन जवाबदेही के साथ, विरोध हो लेकिन लोकतांत्रिक मर्यादा के साथ, और सरकार कानून बनाए तो वह भी संविधान, अधिकारों और न्यायिक समीक्षा की कसौटी पर खरा उतरे। क्योंकि राष्ट्रहित का अर्थ केवल सरकार का समर्थन करना नहीं है। राष्ट्रीय हित का अर्थ है भारत की संप्रभुता की रक्षा करना, भारत के लोकतंत्र को मजबूत करना और हर उस व्यवस्था में पारदर्शिता की मांग करना जो भारत के भविष्य को प्रभावित करती है। और शायद आज सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या हम केवल यह देखेंगे कि पैसा कितना आया, यह भी पूछेंगे पैसा आया कहाँ से, गया कहाँ, और इसके पीछे उद्देश्य क्या था। इसी सवाल के साथ आज का विमर्श समाप्त होता है। मैं हूं पूनम चंद्रा मनु और आप देख रहे थे बियॉन्ड हेडलाइंस विमर्श, तथ्य, तर्क और समाधान। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।